हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी शुरू करी थी। हमने एटॉमिक साइज़, डेंसिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारा पढ़ लिया है पीछे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आपको पता है ना कि जब कोई एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसमें से आप जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसे डेल्टा आई एच यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ लिखा जाता है। ठीक है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में लाई करती है। बिकॉज ऑफ द वेरी रीज़न, सिंपल रीज़न, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डी ब्लॉक के लेफ्ट पे एस होता है। ये अगर डी ब्लॉक है तो ये क्या है, एस ब्लॉक है, और ये क्या है, पी ब्लॉक है। तो आप देखिए कि डी ब्लॉक कहाँ पे लाई कर रहा है। डी ब्लॉक लाई कर रहा है एस और पी के बीच में। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली जो है एस और पी ब्लॉक के बीच में होंगी। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती हैं। इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं एस से ज़्यादा होंगी, पी से कम होंगी। ये इसमें लिखा हुआ है। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट में इरेगुलरिटीज़ ऑब्ज़र्व की गई हैं। इरेगुलरिटीज़ ऑब्ज़र्व की गई हैं, क्यों की गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो आप देख लीजिए, जैसे स्कैंडियम की 631 है, फिर 656, फिर 650 हो गई, मतलब इंक्रीज़ होने के बाद फिर डिक्रीज़ होगी, फिर इंक्रीज़ होगी, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, मतलब इरेगुलरिटीज़ ही है ना। इसमें ना इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल्स में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, 4s में और 3d में, मतलब s में और d में, और इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो रीऑर्गेनाइजेशन होती है इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में। तो जब इन ऑर्बिटल की एनर्जी में रीऑर्गेनाइजेशन होती है तो एक एनर्जी निकलती है जिसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और ये एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज होती जाती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंक्रीज करते हैं, या कई बार एस इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाता है, जैसे कि क्रोमियम के केस में। तो जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से डी में शिफ्ट कर जाता है क्रोमियम के केस में, तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होने से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो क्या होगी, लो होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो हो गई। यानी जैसे वेनेडियम से क्रोमियम पे जाएं तो एनर्जी में डिफरेंस कितना है, 3 किलो जूल का, मतलब बहुत ही कम है। लेकिन क्रोमियम से मैंगनीज पे जाएँ तो आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 653 से 717 होगी। इसका मतलब कि इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कोई तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक डी में शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 3d5 4s1। वैसे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 4 होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन इसका डी में शिफ्ट कर जाता है, तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। उसके बाद उसने कहा कि जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है बहुत हाई है। वो उसका रीज़न यही है कि ये सक्सेसिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, मतलब कि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, एस ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बी थ्री डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा निकालते हो तो फिर बी थ्री डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। तो इन टोटैलिटी तीनों एनर्जी, मतलब कि अगर आप इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, दूसरा निकाल लो, फिर तीसरा निकाल लो,
तो सम ऑफ थ्री आयनाइजेशन एनर्जी जो जिंक में होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि जो डिफरेंस होता है एनर्जी में, जब हम वन एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू एस और पी के मुकाबले में। ठीक है। तो एस और पी ब्लॉक में ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ये जो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। गॉट इट बच्चा? तो इसका रीज़न भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे कि क्या रीज़न होता है। जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं डी में, वो n-1 डी में एंटर होते हैं, यानी कि अगर s4 है तो d3 है। तो एडिशन जो है डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती जाती है जब हम डी सीरीज में, 3D ट्रांजिशन सीरीज में या 4D ट्रांजिशन सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बी इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, पर इन दोनों के स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज के काउंटर इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से काउंटर इफेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है कि मैंने तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है, तो न्यूक्लियर चार्ज कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना है। तो दोनों इफेक्ट इंक्रीज होते हैं जब हम सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी और न्यूक्लियर चार्ज भी, दोनों एक दूसरे को मिडल में, सीरीज के मिडल में आके ना काउंटर बैलेंस कर देते हैं। जैसे मैंने एटॉमिक साइज में बताया था कि एटॉमिक साइज मिडल में आके बिल्कुल कांस्टेंट ही हो जाते हैं। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को जब काउंटर बैलेंस करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो वेरिएशन होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर इन जनरल ये पीरियड में इंक्रीज करती है। ठीक है। और फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5D एलिमेंट की बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D के मुकाबले में, क्योंकि जब 5D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू होते हैं ना, साथ में 4F ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आने शुरू होते हैं, पर वो 4F के जो इलेक्ट्रॉन हैं बहुत ही वीक शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाता है और आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 5D सीरीज के न्यूक्लियस जो हैं अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D मेटल की जो है वो क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है। लेकिन यस, 5D एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D के कंपैरेटिवली हायर होती है। ठीक है बेटा। अब आगे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक बड़ी प्रॉपर्टी है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन उनके एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों में होते हैं, तो इनकी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल होती है। ये एलिमेंट अगर तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं डी ऑर्बिटल के और एन एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि अगर
एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक अगर ये लूज़ करें तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। 2 से ज़्यादा अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ नहीं करते बल्कि शेयर करते हैं, फिर इनको डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो इससे फिर एस ऑर्बिटल के और डी ऑर्बिटल के दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएँगे। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। मैं अगले चार्ट में आपको बताता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए कि मैंने एक मैंगनीज़ और आयरन की एग्ज़ाम्पल दी है। मैंगनीज़ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये सिर्फ़ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज़ की, वो 2 होगी। अगर ये सिर्फ़ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है, तो 2 ये और 5 डी के, 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 इसलिए लिखा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं एस ऑर्बिटल के हैं और ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, 5 सॉरी इलेक्ट्रॉन हैं, ये डी ऑर्बिटल के हैं। तो 2 और 5 7 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है। ऐसे ही आयरन है 3d6 है 4s2 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 हो जाएगी। और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करना होता है। वैसे आप बोलेंगे कि 3D में 6 हैं, पर ये जो पहला ऑर्बिटल दिखाया हुआ है उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो 4 हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे। 2 ये तो लूज़ हो सकते हैं और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, बट डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं और एस ऑर्बिटल के अगर इकट्ठे बॉन्डिंग बनाएँ तो फिर ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस के और 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 हो सकती है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, आयरन की भी और मैंगनीज़ की भी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 डी के और 2 एस के इलेक्ट्रॉन 7 होगी और आयरन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस के। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। हाँ, 1 मिनट वेट कीजिए। एक इसका पेज, हाँ, मिल गया। सॉरी। एक इसका पेज इधर-उधर हो गया था। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाई हुई है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने पीछे बताया। फिर उसके बाद इनकी टाइटेनियम की 2, 3, 4, ये जो मैंने बोल्ड सी करी हुई है, ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्ट स्टेबल जो हैं उनको बोल्ड करके दिखा दिया है। तो सीरीज़ में जब लेफ़्ट टू राइट जाना शुरू करते हैं, तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। क्योंकि डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो जब फिर उसके बाद मैंगनीज़ के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो जब पहले इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगी जितनी कि यहाँ पे थी। ठीक है? तो स्कैंडियम की लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे सबकी +2 दिखाई हुई है, स्कैंडियम की नहीं दिखाई हुई।
क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, आर्गन 18 हो गया, 4s 3d1 4s2। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की आ जाती है, जो कि बहुत ही स्टेबल होती है। इसकी वजह से ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 अ, हो तो सकती है 2 और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, पर अगर 3 को लूज़ कर दे या 3 को शेयर कर लें, तो फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने की वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो मैं इसको राउंड अबाउट कर देता हूँ। ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने पढ़ना है कि मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बाय 1 डिफ़र करती है। यहाँ सबकी आप देखिए +2 +3 +4 +5 एक-एक करके इंक्रीज़ करती है। क्रोमियम की +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज़ की +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन की +2 +3 +4। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक है? इस तरह से इंक्रीज़ करती है, 1 बाय 1 इंक्रीज़ करती है, जबकि पी ब्लॉक में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में जो डिफ़रेंस होता है ना, वो 2 का होता है। पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफ़रेंस होता है, वो कितना होता है? 2 का होता है। ठीक है? लेकिन डी ब्लॉक में चूँकि डी ऑर्बिटल में एक-एक करके इलेक्ट्रॉन फ़िल होता है, तो इनमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफ़रेंस जो है 1 होता है। गॉट इट बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं और लोअर वन लेस स्टेबल। जैसे हम 3D से 4D सीरीज़ में, 4D से 5D से, 5D से 6D सीरीज़ में जाते हैं। मतलब जैसे ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं। सारा डी ब्लॉक दिखाया हुआ आपको। ये 4D सीरीज़ के हैं। ये 5D सीरीज़ के हैं। ये 6D सीरीज़ के हैं। तो उसके कहने का मतलब कि जो 3D सीरीज़ है, उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम स्टेबल है। लेकिन जब नीचे जाएँगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप 6 से ले लेते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है। तो क्रोमियम तो 3D में होता है। ठीक है? और मॉलिब्डेनम की ये 6 का मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और टंगस्टन का मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन जो है नीचे होता है। तो इनकी जो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की, एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +6 स्टेट के मुकाबले में। ठीक है? गॉट इट? अच्छा। उसके बाद 5वां पॉइंट हम पढ़ते हैं लुईस बेसिस, जैसे कि अमोनिया, वाटर, हैलाइडोइन एटसेट्रा। ये ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ये हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सारा चैप्टर पढ़ लिया। तो ये आपको पता ना कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं और ये लीगेंड के तौर पे काम करते हैं। और जो ट्रांजिशन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो लुईस एसिड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं वो लुईस बेस होते हैं और उनको लिगेंड्स भी कहा जाता है। और कार्बन मोनोक्साइड, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी जस्ट 4-5 दिन 6 दिन पहले ही हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर जो था उसमें कार्बन मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ा। तो कार्बन मोनोक्साइड जो है वो लिगेंड का काम करता है और ये बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के साथ
जो बॉन्ड बनाता है उसके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड होता है उसको मेटल कार्बोनिल कहते हैं। और ये उनको इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल, ये ट्रांजिशन मेटल को इतनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज़ कर देता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो या कि इवन के नेगेटिव तक चली जाती है। ज़ीरो या कि इवन नेगेटिव तक चली जाती है। नोट्स मैंने सारे आपको सेंड कर दिए हुए हैं बेटा, ठीक है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल है ये क्रोमियम, तो क्रोमियम कार्बोनिल है, हेक्सा कार्बोनिल है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो है। पेंटा कार्बोनिल आयरन में भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो है। टेट्रा कार्बोनिल निकल बे में भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में जो इससे पहले ख़त्म किया था, क्योंकि इसके बहुत सारे कंसेप्ट डी में आ जाते हैं, तो हम डी पहले नहीं करा देते हैं, कोऑर्डिनेशन पहले आपको करवा देते हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो मेटल कार्बोनिल अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि कार्बोनिल के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। जब कार्बोनिल के ऊपर नहीं कोई चार्ज, तो ज़ीरो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो आयरन पे कौन-सा चार्ज आएगा? ज़ीरो। क्रोमियम पे कौन-सा चार्ज आएगा? ज़ीरो। निकल पे ऊपर कौन-सा चार्ज आएगा? ज़ीरो। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़ीरो है। हालाँकि ये जो पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज़ एनोइन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो कार्बोनिल के ऊपर तो ज़ीरो चार्ज होता है, तो ये -1 चार्ज मैंगनीज़ का हो जाएगा। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। पता मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंगनीज़ मतलब कि जो कार्बोनिल्स हैं, वो ट्रांज़िशन मेटल को उनकी सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर के चले जाते हैं। सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर चले जाते हैं। और अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन सिर्फ यही हैं जो किसी ट्रांजिशन मेटल को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय हैलोजन। फुलरीन की एबिलिटी है कि वो किसी भी ट्रांजिशन मेटल को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है और उसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि फुलरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये ट्रांजिशन मेटल को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है, उसकी हाईएस्ट स्टेबलाइज करता है अपनी हाई लेटिस एंथैल्पी की वजह से। और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की अगर हाई है तो फुलराइड जो है फिर वो मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और अगर लो है तो फिर आयनिक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, हाईएस्ट फुलराइड जो नोन है वो टाइटेनियम टेट्राफुलराइड है, वेनेडियम पेंटाफुलराइड है, क्रोमियम हेक्साफुलराइड है, बट नॉट MnF7। मतलब कि मैंगनीज को फुलरीन स्टेबलाइज नहीं कर पाता। और आयरन जो है वो FeF3, FeCl3, FeBr3, और कोबाल्ट जो है CuF3 जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं हैलोजन से। पर कोबाल्ट के जो बाकी कोबाल्ट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ हैं वो स्टेबलाइज नहीं होते। मतलब अगर आप बोलें कि COBr3 में जो ब्रोमीन है वो कोबाल्ट को स्टेबलाइज कर दें, तो इट इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड। ये नहीं स्टेबलाइज्ड होता। क्लियर है बेटा? ओके। बड़े आराम से आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक लाइन आपको करवा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ लगना चाहिए। बाकी ये चार्ट है आपके रेफरेंस के लिए है। इसमें दिखाया हुआ है कि टाइटेनियम को जो है वो, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि एक्स का मतलब फुलीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। कई जगह पे एक्स डैश लगा है, उसमें फुलीन क्लोरीन ब्रोमीन है, मतलब आयोडीन मिस कर दिया है। कई जगह पे एक्स डबल डैश है, उसमें सिर्फ फुलीन क्लोरीन है। अगर एक्स ट्रिपल डैश है जैसे इसमें, तो उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो ये चार्ट आपके रेफरेंस के लिए है, मतलब आपने इसमें से जो
समरी में जो पॉइंट लिखे हैं उनको लर्न कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। चार्ट याद करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। जो पेंटाहैलाइड्स हैं, फ्लोराइड ऑफ वेनेडियम, उनके बारे में नहीं पता। और लेकिन जो ऑक्सोहैलाइड हैं वो पता है। तो मतलब है तो है ना, डी ब्लॉक में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी तो है ही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों में फिल होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि VCl2, VBr2, Vi2 ये तो नोन है, पर VF2 इज़ नॉट नोन। अगेन मतलब एक क्या कहते हैं, एक डाउटफुल सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मतलब कि एक जिसे कहते हैं कि एनॉमलिटी सी क्रिएट हो जाती है, जिसे हम हर क्लासेस में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं। अच्छा, CuCl पता है, CuBr पता है, Cui पता है, Cuf के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसका मतलब इससे हम ये इन्फर करते हैं कि फ्लोरीन जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं करता। फ्लोरीन ट्रांजिशन मेटल को कहता है अगर तुमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो आई एम अवेलेबल। अगर CuF8 होता अगर होता तो फ्लोरीन उसे स्टेबलाइज कर देता। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारी +1 स्टेट को नहीं स्टेबलाइज करना, मैं तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए बना हूँ। तो इसी तरह से आयोडाइड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अब स्टेबलाइज नहीं कर सकता मेटल को। फ्लोरीन लोअर स्टेट में नहीं स्टेबलाइज कर सकता, मतलब कि जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो CuF नॉट नोन, Cui इज नोन। क्यों नोन है? क्योंकि आयोडीन जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है, और जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। ठीक, क्लियर है बेटा? सारा पीरियोडिक टेबल ही है बेसिकली। उसके अलावा अगर आयोडाइड और कॉपर का हम रिएक्शन भी यहाँ पे शो करके दिखाएं, तो कॉपर को और आयोडाइड को हम ट्रीट करें, तो आयोडाइड जो है इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 में ले जाता है। मतलब कहता है कि मैंने तुम्हारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबलाइज नहीं करना। हालाँकि कॉपर कंपाउंड भी एक्वस मीडियम में जो है +1 स्टेट में स्टेबलाइज़ नहीं होते। एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं +2 और 0। मतलब यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 है। यानी कि कॉपर आयन भी अकेला जो है वो स्टेबलाइज़्ड नहीं है। अगर एक्वस मीडियम में डालें तो वो +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज होता है। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, जो आती है, कहाँ से आती है कि कॉपर प्लस एक्वस जो है, कॉपर 2 प्लस और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जब इसको वाटर में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी। वो इसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में हेल्प करती है। सेकंड आयनाइज़ेशन एनर्जी मतलब जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 1958 है। लेकिन जब इसको वाटर में डालते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होती है 2121 -2121। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो अपना इतनी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इसका एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हेल्प करेगी, फिर भी एनर्जी बची जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि CrO2Cl2 और CrO2I2 में से कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? CrO2I2 तो नहीं एग्जिस्ट करता, और क्योंकि आयोडीन इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और हमने अभी पीछे ही पढ़ा कि जो आयोडीन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं करता, और मोर ओवर क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों का
जो है वो बैलेंस नहीं बन पाता और आयोडीन इसको स्टेबलाइज नहीं करता। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हैलोजन जो हैं वो कैसे स्टेबलाइज करते हैं, किसको किसको स्टेबलाइज करते हैं, क्रोमियम को। आयोडाइड नहीं स्टेबलाइज कर पाता, क्लोरीन जो है वो स्टेबलाइज कर लेता। आगे हम पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। तो बेटा अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन कैसे स्टेबलाइज करता है, वो भी इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फुलरीन की तरह ही है। फुलरीन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाते हैं। तो कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सो कटाइंस 3D सीरीज के टेबल में दिए हुए हैं, तो जिनसे ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन के साथ भी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये Mn2O7 और क्रोमेट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है। तो वैसे तो उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो आप देखिए कि ये एलिमेंट जो हैं ये कौन सी सीरीज़ के हैं, 3D सीरीज़ के। तो मैंने बताया था कि जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप देखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑक्साइड्स हैं, और 3 में भी हैं, 4 में कम हो गए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एनॉइन है, 6 में थोड़े और कम हो गए और +7 में तो बिल्कुल ही कम हो गए। मतलब कि ऑक्सीजन भी इनको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेकर के जाता है, लेकिन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेकर के जाने के लिए कॉन्सेप्ट वही है जो फुलरीन का था। ठीक है, तो टोटलिटी में हमें ये पता चलता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे किसी ट्रांजिशन मेटल को हमें फुलरीन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इनके ऑक्सोकटाइंस हैं, ये मतलब आपने ज़्यादा तो नहीं, मतलब आप टाइटेनियम का एक याद कर लीजिए, वेनेडियम का याद कर लीजिए। ऑक्सोनाइन में वेनेडियम और क्रोमियम का, परमैंगनेट का, एनॉइन ऑक्सोनाइन इसके जो हैं आप लर्न कर सकते हैं। ये आपकी ग्रेस्पिंग पावर पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो फिर तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे अदरवाइज जो है और जो इनके अनॉयन है क्रोमियम और मैंगनीज के, ये तो मस्ट है, मतलब दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चा, that is all for the day. I'm sure you've understood the lecture nicely, and in case any problem you can call me after 6:30. I'll be available to you to help you. Thank you. Nice day.